रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश की आरंभिक कठिनाइयां और उसके कार्यों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया के एक इल्बारी तुर्क परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह प्रतिभाशाली था। छोटी आयु में ही उसे उसके भाइयों ने उसे जमालुद्दीन नामक एक दास व्यापारी को बेच दिया। गजनी में कुतुबुद्दीन ने उसे जमालुद्दीन से खरीदा। इल्तुतमिश ने सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने गुणों एवं योग्यता से वह कुतुबुद्दीन का विश्वास पात्र बन गया। सन 1205 ईस्वी में उसने खोखरों के विरुद्ध युद्ध में असीम वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया था। ग्वालियर की विजय के बाद उसे ग्वालियर का किलेदार नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद उसे बरन का गवर्नर नियुक्त किया गया। कुतुबुद्दीन उसकी योग्यता से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली के नागरिकों तथा अधिकारियों ने मुख्य काजी के परामर्श पर उसे दिल्ली आमंत्रित किया और उससे सुल्तान बनने का आग्रह किया। आराम शाह को पराजित करके उसने सुल्तान पद सुरक्षित कर लिया। सन 1211 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 शक्तिशाली अधिपति गजनी का यल्दौज, मुल्तान का कुबाचा तथा लखनौती का अली मर्दान चुनौती के रूप में उसके समक्ष खड़े थे। इल्तुतमिश के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो उसे इन अधिपतियों का आधिपत्य स्वीकार करना था अथवा उनका विनाश करना था। उनके आधिपत्य को स्वीकार करने का अर्थ दिल्ली सल्तनत को नष्ट करना और उनका विनाश करना भी सरल नहीं था। इल्तुतमिश के अधिकार में उस समय दिल्ली, बदायूं तथा बनारस से शिवालिक पहाड़ियों तक विस्तृत क्षेत्र था। इसलिए इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था कि वह दूरदर्शिता एवं योग्यता का परिचय देते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थिति को दृढ़ बनाए। बादशाह बनने के बाद इल्तुतमिश की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाहरी खतरों से सामना करने के अलावा उसे खुद की बादशाहत की स्थिति को मजबूती प्रदान करना था। इल्तुतमिश का सिंहासन पर कोई वंशानुगत अधिकार नहीं था। वह मूल रूप से गुलाम था और कुरान के नियम के अनुसार कोई भी गुलाम शासक नहीं हो सकता। इसलिए अधिकांश लोग उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। अन्य शक्तिशाली सरदार और मोहम्मद गौरी के परिवार से संबंधित कुतुबी और मुयज्जी सरदार उसे अपना शासक मानने को तैयार नहीं थे और उससे युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। सिंध और मुल्तान के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा और गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज ने इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और वे स्वयं लाहौर प्रांत पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे। अस्थिर दशा का लाभ उठाकर कुछ मुसलमान सूबेदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बिहार और बंगाल के सूबेदार अली मर्दान ने दिल्ली से अपने संबंध तोड़ लिए और स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसी भांति हिंदू राजाओं ने भी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। उन पर सुल्तान का प्रभाव नाम मात्र का रह गया। और अब चर्चा करते हैं इल्तुतमिश ने किस प्रकार समस्याओं का निराकरण किया और इसके लिए क्या कार्य किए। इल्तुतमिश की स्थिति इतनी सशक्त नहीं थी कि वह इन सभी समस्याओं का एक साथ सामना कर सके। अतः सैनिक उपायों के स्थान पर उसने कूटनीति का सहारा लिया। सबसे पहले उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट का संगठन किया।
अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इल्तुतमिश ने अपने प्रति निष्ठावान गुलामों का एक नया दल बनाया जिसमें 40 सदस्य थे। इस संगठन का नाम तुर्कान ए चिहालगानी रखा गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे 40 अमीरों का दल या 40 मंडल से भी संबोधित किया है। 40 मंडल के सदस्यों को राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए गए और शासन के विविध कार्यों में उनसे सहयोग लिया गया। इसके सभी सदस्य पूरी तरह से इल्तुतमिश पर निर्भर थे और इल्तुतमिश के प्रति निष्ठावान होने के कारण उच्च पदों पर पहुंचे। इनके कारण इल्तुतमिश की कुतुबी और मुइज्जी सरदारों पर निर्भरता खत्म हो गई। दूसरा कार्य उसका था अमीर सरदारों का दमन करना। सम्राट बनने के बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुतुबी और मुइज्जी सूबेदारों और अमीरों की ओर ध्यान दिया जो इल्तुतमिश के सम्राट बनने से नाखुश थे। इल्तुतमिश ने उनको दिल्ली के निकट बुरी तरह हराया। इससे फिर वे दोबारा उसके विरुद्ध सर उठाने का साहस नहीं कर सके। तीसरा उनका कार्य था यल्दोज का दमन करना। अमीरों को परास्त करने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और उस खतरे का मुकाबला करने की तैयारी करने लगा जो गजनी के तरफ से उठ रहा था। जिस समय इल्तुतमिश शासक बना था तब गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज ने इल्तुतमिश को गजनी साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए गजनी साम्राज्य के राजचिन्ह भिजवाए थे। यल्दौज इस प्रकार इल्तुतमिश को अपना सामंत मानता था जो कि इल्तुतमिश के लिए घोर अपमान की बात थी। किंतु उस समय इल्तुतमिश की ऐसी स्थिति नहीं थी कि इस अपमान का बदला ले सकता। सन 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज पर आक्रमण किया तथा यल्दौज को गजनी से भागने के लिए विवश किया। यल्दौज गजनी से भागकर लाहौर पहुंचा तथा वहां के शासक कुबाचा को परास्त कर उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि उसने पंजाब तथा थानेश्वर तक के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश के लिए अब यह आवश्यक हो गया था कि वह यल्दौज को परास्त करे, अन्यथा यल्दौज उसके साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था। इसलिए सन 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश एक बड़ी सेना लेकर तराइन के मैदान में पहुंच गया। ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। हसन निजामी ने लिखा है कि यल्दौज बंदी बनाया गया तथा उसे बदायूं ले जाया गया जहां उसका वध कर दिया गया। इस विषय पर निजामी एवं हबीब ने लिखा है, इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। उसकी सत्ता को ललकारने वाले सबसे भयंकर शत्रु का विनाश और गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। चौथा कार्य उसने किया कुबाचा पर विजय प्राप्त करना। यल्दौज से मुक्ति मिलने के पश्चात इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में कुबाचा पर आक्रमण किया तथा उसे परास्त कर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसके उपरांत भी कुबाचा स्वतंत्र शासक के समान ही इल्तुतमिश से व्यवहार करता रहा। इसी समय चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण कर उसे भागने पर विवश कर दिया। जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर पंजाब पहुंचा तथा कुबाचा के राज्य को क्षति पहुंचाई। इसी समय मंगोलों ने भी कुबाचा के राज्य पर आक्रमण किया तथा मुल्तान में लूटपाट की। कुबाचा की इस संकट में स्थिति का लाभ उठाते हुए इल्तुतमिश ने कुबाचा के राज्य पर 1227 ईस्वी में आक्रमण किया। कुबाचा इल्तुतमिश की सेना का सामना किए बिना भाग खड़ा हुआ। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया तथा चिन्नाब पर स्थित मंसूरा के निकट उसे युद्ध कर
पराजित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा अपने पुत्र नासरुद्दीन को वहां का शासक नियुक्त किया। कुबाचा की नदी पार करते समय नाव के उलटने से नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का पांचवा कार्य था मंगोल आक्रमण को अपने विवेक से रोकना। सन 1220 ईस्वी में दिल्ली के नव संगठित राज्य के लिए मंगोल आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राज्य को तहस नहस कर डाला। ख्वारिज्म का युवराज मंगबरनी भागकर पंजाब की ओर आया। मंगोलों ने तेजी से उसका पीछा किया। मंगबरनी ने खोखर सामंत की पुत्री से विवाह करके खोखरों की सहायता प्राप्त कर ली और कुबाचा को पराजित करके सिंध सागर दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात मंगबरनी ने अपना एक राजदूत इल्तुतमिश के पास भेजा तथा उससे मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी और शरण मांगा। इल्तुतमिश की स्थिति विकट हो गई क्योंकि उसे सहायता देने का अर्थ मंगोलों से शत्रुता लेना था। इल्तुतमिश ने इस स्थिति में अत्यंत कुशल कूटनीति का परिचय दिया तथा विनम्रता पूर्वक कहलवाया कि उसके प्रदेश में उनके समान शासक के अनुरूप जलवायु नहीं है और खेद प्रकट करते हुए उसने सहायता देने से अस्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। फिर भी इस भय से कि कहीं मंगबरनी नाराज होकर उस पर आक्रमण न कर दे, इल्तुतमिश ने सैनिक तैयारियां पूर्ण कर ली। किंतु जलालुद्दीन मंगबरनी, जिसकी स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, ने युद्ध करना उचित नहीं समझा और सन 1224 ईस्वी में फारस लौट गया। मंगबरनी के वापस लौटते ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। इस प्रकार अपनी दूरदर्शिता एवं कूटनीति के द्वारा इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। छठा उसका कार्य था पंजाब पर अधिकार करना। जलालुद्दीन मंगबरनी जब मंगोलों के भय से भागकर भारत आया था, तब उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। मंगबरनी जब भारत से वापस लौटा, तब वह पंजाब का शासक सैफुद्दीन करलुग को नियुक्त कर गया था। सैफुद्दीन ने पंजाब के ही अन्य भाग में शासन कर रहे खोखरों से मित्रता कर ली। सैफुद्दीन व खोखरों के कार्यों से पंजाब में अव्यवस्था फैल गई। इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना को वहां की स्थिति सुधारने के लिए पंजाब भेजा। इस सेना ने खोखरों का दमन किया तथा पंजाब के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। सातवां उसका कार्य था राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त करना। सन 1206 ईस्वी के बाद से ही तुर्कों की शिथिलता के कारण अनेक राजपूत राज्य स्वतंत्र हो गए थे। कालिंजर के चंदेल और ग्वालियर के प्रतिहार शासकों ने अपने राज्यों का विस्तार भी कर लिया था। राजस्थान, रणथंभौर, जालौर के चौहान शासक और अलवर क्षेत्र के भट्टी राजपूतों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इल्तुतमिश ने इन राज्यों को पुनः जीतने का अभियान सन 1226 ईस्वी में आरंभ किया। सबसे पहले उसने रणथंभौर जीता और वहां तुर्क सेना रख दी। सन 1227 ईस्वी में उसने मंदौर को अधिकृत किया। इसके बाद जालौर, बयाना और थंगीर को जीता गया। अंत में अजमेर, नागौर को जीतकर इल्तुतमिश ने वहां तुर्क गवर्नर नियुक्त किए। प्रदेशों को विजय प्राप्त करने के क्रम में इल्तुतमिश ने बुंदेलखंड और दुआब में तुर्की सेना भेजकर पुनः विजय हासिल की। आठवां उसका कार्य था खलीफा से सम्मान प्राप्त करना। इल्तुतमिश ने खलीफा से अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान किए जाने का निवेदन किया। बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश के निवेदन को स्वीकार करते हुए उसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया और सुल्तान हिंद की उपाधि देते हुए उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का सहायक की उपाधि से विभूषित किया।
इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बमियान का था, किंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण उसे रास्ते से ही लौटना पड़ा। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। और अंत में इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हैं। इल्तुतमिश एक दूरदर्शी तथा चतुर राजनीतिज्ञ था। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समान इल्तुतमिश भी एक गुलाम से सुल्तान के पद तक पहुंचा था। इल्तुतमिश अत्यंत वीर, पराक्रमी तथा चतुर सेनाध्यक्ष था तथा उसके सैनिकों की उसमें अपार श्रद्धा थी। इल्तुतमिश द्वारा 40 अमीरों के दल का संगठन किया जाना उसकी कुशल प्रशासनिक नीति का परिचायक है। इस दल ने उसको विजयों तथा शासन व्यवस्था में अत्यंत सहायता की। इस दल में अत्यंत प्रतिभाशाली एवं स्वामी भक्त व्यक्ति थे, जिनकी सेवाओं से उसने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इल्तुतमिश एक निरंकुश शासक था। उसने अपने विरोधियों का दमन किया, प्रतिद्वंदियों का संहार किया तथा साम्राज्य का विस्तार किया। इतिहासकारों ने उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है। ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार इल्तुतमिश के 3 मुख्य कार्य थे। पहला, नवस्थापित तुर्की राज्य को नष्ट होने से बचाना। दूसरा, उसे वैधानिक स्थिति प्रदान करना। तीसरा, दिल्ली की गद्दी पर अपने पुत्रों का उत्तराधिकार निश्चित करके अपने वंश की अस्थायी नींव डालना। एक विजेता तथा प्रशासक के रूप में उसका ऊंचा स्थान है। मिन्हाज उसके व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि वह अपने प्रयत्नों से साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ था। यह सत्य है कि उसने शियाओं और हिंदुओं पर अत्याचार किए, लेकिन इनका कारण राजनीतिक भी था। उसने अराजकता में व्यवस्था स्थापित की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार उनके कार्यों के कारण इतिहासकारों में से कुछ ने इल्तुतमिश को तुर्कों में सर्वश्रेष्ठ शासक माना। इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर स्वस्थ और सुरक्षित रहें। साथ ही वैक्सीन लेना ना भूलें। धन्यवाद।